एग्जाम का सीजन चल रहा है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एपीएससी से लेकर एडीआरई, आसाम पुलिस या फिर आसाम टेट, हर कोई एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। और आप सभी को पता है कि हम ऑलरेडी करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज के ऑलरेडी 5 वीडियोस ला चुके हैं और आज है डे 6। और आज के दिन में हम ये 10 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ये 10 टॉपिक पर। और पिछले वीडियो के अंत में मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए दिया था। ये था होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए और आपको बताना था कि सही जवाब क्या होता है इसका। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में पूछा गया था। ठीक है, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका जो यूजुअल मीटिंग होता है वो डावोस में होता है और ये यूएन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये ऐसे बताया गया था। और इन 3 ऑप्शन में से सिर्फ 2 ही करेक्ट है। कौन से 1 एंड 2 ओनली। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन एक बार कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान देना है, नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। तो जिसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, जेनेवा पर। कब बनाया गया था, तो यहाँ पर जितना भी मैंने आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, ट्राई टू नोट दिस ऑल, ये सभी नोट करके रखिए, क्योंकि मैंने बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर भी मेंशन कर दिया है, तो क्या पता ऐसे क्वेश्चंस में से सवाल बन सकता है। ठीक है, 1971 में बनाया गया था बाय क्लाउस कॉब, इनिशियली नोन एज द एम्पेरियम मैनेजमेंट फोरम, पहले इसको ये नाम से जाना जाता था। एंड इट वर्क्स टू इम्प्रूव द कोऑपरेशन अमंग द गवर्नमेंट, बिजनेस, एकेडमिया एंड द सिविल सोसाइटी। तो ये जो अलग अलग सेगमेंट है उसको एक साथ कोऑपरेट करने में, इसको इम्प्रूव करने में ये बनाया गया था, ये फाउंडर ने ये सोचा था। द स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, क्योंकि इसका जो एनुअल मीटिंग है वो कहाँ पर होता है, डावोस में होता है। ठीक है, डावोस जो कि एक माउंटेनियस रिजॉर्ट टाउन है इन द, कहाँ पर, स्विट्जरलैंड। ठीक है, वेयर world leaders, CEOs, economists, scientists and social activities gather every year for this economic forum. यूजुअली कब होता है ये जो एनुअल मीटिंग है, यूजुअली ये जनवरी महीने में होता है, जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल या फिर एनवायरमेंटल एंड सोशल चैलेंजेस के बारे में बात किया जाता है। एंड पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड द हेड्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट, देन बिजनेस लीडर्स, देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एकेडमिक्स, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव। और इसके अलावा क्या क्या टॉपिक पर डिस्कस होता है अगर हम बात करें इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर, तो क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या जियो पॉलिटिक्स, ये सब टॉपिक पर भी डिस्कशंस होता है यहाँ पर। ठीक है, जो कि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हम कह सकते हैं। और स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है ये सवाल का, क्योंकि ये एक यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन था आपके लिए। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन था आपके लिए। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दे दिया है, जैसे कि इट इज एन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान देना है। इट इज एन नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन, प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया गया है। एंड ऑल्सो इट कोलैबोरेट्स विद द यूएन एंड मेनी गवर्नमेंट बट रिमेन्स एन इंडिपेंडेंट। यूएन का एजेंसी तो नहीं है, लेकिन ये यूएन के साथ कोलैबोरेशन करता है। अब बाकी जैसे एग्जाम्पल अगर यूएन के जो स्पेशलाइज एजेंसीज है वो देखें, तो कौन सा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका एक स्पेशलाइज एजेंसी है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी एक यूएन का ही स्पेशलाइज एजेंसी है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन या फिर आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑल दीज आर द स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूएन, नॉट दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। No, it's not included in this specialized agencies. Okay, so ये था पिछला वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन जो आज मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, अब आज ये 10 टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और हर क्वेश्चन को मैंने इस बार आप लोगों को ना थोड़ा अपग्रेड किया है सवाल का लेवल, तो आप लोगों को ना थोड़ा सोच समझकर, समय लेकर जवाब देना है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेके आता था आपके लिए, लेकिन आज से सवाल जो है वो वन लाइनर के साथ साथ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ये कि वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायोइथेनॉल रिफाइनरी लोकेटेड। तो दुनिया का पहला बैम्बू बेस्ड, ठीक है, बायोइथेनॉल रिफाइनरी
ये कहाँ पर लोकेटेड है तो असम में ही, लेकिन कहाँ पर लोकेटेड है? 4 ऑप्शन है और आपको कमेंट करके सही जवाब हमें बताना है, ठीक है, कि डिगबोई, दुलियाजान, बंगाईगांव या फिर नुमलीगढ़, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? तो करंट अफेयर्स में ये टॉपिक था, इसलिए मैंने ये टॉपिक उठा लिया। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होता है नुमलीगढ़, ऑप्शन डी। तो वर्ल्ड फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायोइथेनॉल रिफाइनरी इज लोकेटेड एट नुमलीगढ़ इन असम। एंड ये कब बनाया गया था? ये किसने बनाया था? एनआरएल ने बनाया था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? दिस रिफाइनरी कन्वर्ट्स द बैम्बू बायोमास एंड एग्रीकल्चरल रेसिड्यू इनटू सेकेंड जनरेशन इथानॉल। तो आज के दिन में आप लोगों को पता होगा सेकेंड जनरेशन, ये जो इथानॉल है ना, पेट्रोल ब्लेंडिंग 20%, अभी तो 100% भी बताया गया है, ठीक है। तो ये जो सेकेंड जनरेशन इथानॉल है, आज के दिन में इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और दुनिया का पहला बैम्बू बेस्ड बायो इथानॉल रिफाइनरी जो है वो असम में कहाँ पर बनाया गया है? नुमलीगढ़ में। और किसने बनाया है? एनआरएल कंपनी ने बनाया है। तो ये जो 2G इथानॉल हम लोगों ने कहा सेकंड जनरेशन, ये क्या है? तो अनलाइक फर्स्ट जनरेशन इथानॉल, ये इथानॉल फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन ऐसे कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन इथानॉल में कहाँ से बनाया जाता है? शुगर क्रॉप या फिर फूड क्रॉप्स। अब फूड क्रॉप्स अपने पास खाने के लिए ही फूड है नहीं, और उससे हम इथानॉल बनाए, ये पहला जनरेशन इथानॉल तो सस्टेनेबल नहीं है। सेकंड जनरेशन इथानॉल किस चीज़ से बनाया जाता है? जैसे क्रॉप या रेसिड्यू या फिर बैम्बू या फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट प्रोडक्ट से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वायबल है और इसीलिए सेकंड जनरेशन इथानॉल प्लांट बनाया गया है रिसेंटली। कहाँ पर? असम के नुमलीगढ़ में, ठीक है। दस इट अवॉइड्स द फूड सिक्योरिटी कंसर्न। इसका बेनिफिट क्या क्या है? तो इट रिड्यूसेस क्रूड ऑयल इंपोर्ट। अगर हमने इसको पेट्रोल के साथ ब्लेंड कर दिया तो हमारा भारत का डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है क्रूड ऑयल में, तो उसको कम करेगा। ऑल्सो प्रमोट्स द क्लीन फ्यूल, देन जनरेट्स रूरल एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, एंड ऑल्सो यूटिलाइजेस द बैम्बू रिसोर्सेस दैट आर सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट इन असम। अब ऐसे सवाल एपीएससी में पूछ लेता है कि असम को क्या कहते हैं हम? कि इंडिया का बैम्बू कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। ये था पहला क्वेश्चन। चलिए चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। अब ये भी करंट अफेयर्स नुमलीगढ़ रिफाइनरी से ही रिलेटेड है कि ये टर्म देखिए, पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीप्रोपिलीन रिसेंटली प्रोड्यूस्ड बाय एनआरएल। एनआरएल नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने ये प्रोड्यूस किया है। इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए ये पॉलीप्रोपिलीन बनाया गया या प्रोड्यूस किया गया, बनाया गया है? तो पॉलीप्रोपिलीन जो है वो प्रोपिलीन से बनाया गया है। जब प्रोपिलीन को हीट और प्रेशर दिया जाता है कैटलिस्ट के साथ तो ये पॉलीप्रोपिलीन बन जाता है, ठीक है। तो किस काम के लिए बनाया गया है? तो 4 ऑप्शन है। फर्टिलाइजर ओनली, फर्टिलाइजर पर्पज से, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल मटेरियल के लिए, या फिर सीमेंट प्रोडक्ट के लिए, या फिर फार्मास्यूटिकल्स ओनली। क्या होगा इसका सही जवाब? पॉलीप्रोपिलीन किस पर्पज के लिए बनाया गया होगा? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, दैट इज प्लास्टिक प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्लास्टिक प्रोडक्ट या इंडस्ट्रियल मटेरियल के लिए बनाया गया है। एनआरएल ने पॉलीप्रोपिलीन प्रोजेक्ट जो है वो इसका एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव हम कह सकते हैं, एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज, जो कि एनआरएल के अंदर जो अलग छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है। पॉलीप्रोपिलीन जो क्या है? ये एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है जो कि पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक कंटेनर्स में। आज के दिन में आपने देखा होगा जैसे ये प्लास्टिक के पानी के बोतल जो है वो एक प्लास्टिक रेपर में आता है ना। ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट, टेक्सटाइल्स, ये अलग अलग जगहों पर पॉलीप्रोपिलीन का इस्तेमाल होता है। अब इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है जिस जो यह एनआरएल ने बनाया है। द प्रोजेक्ट हेल्प्स टू रिड्यूस इम्पोर्ट्स टू ना, ये इंपोर्ट को कम करने में मदद करता है अगर यहीं पर बनाया गया है तो। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन भी प्रमोट करेगा, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, या फिर ये
टू क्रिएट पेट्रोकेमिकल क्लस्टर्स इन असम। तो ये इसका प्रोजेक्ट का ये अलग अलग जगह में हेल्प करेगा। आसाम का पेट्रोलियम इकोनॉमी के बारे में बात करें तो और भी है ऐसे पेट्रोलियम इकोनॉमी, जैसे डिगबोई रिफाइनरी, गुवाहाटी रिफाइनरी, बोंगाईगांव रिफाइनरी और फिर नुमलीगढ़ रिफाइनरी। और ये नुमलीगढ़ रिफाइनरी ने ये पॉलीप्रोपिलीन प्रोड्यूस किया है, जो कि रिसेंटली न्यूज में दिखाई दे रहा था। पेट्रोकेमिकल्स आर कंसिडर्ड एज अ सनराइज इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ देयर इंटेंसिव इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, क्योंकि ये जो पेट्रोकेमिकल्स है ये आज के दिन में इसका जो इंडस्ट्रियल वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो पेट्रोकेमिकल्स हैं इनको क्या कहा जाता है, सनराइज इंडस्ट्री। तो ऐसे छोटे मोटे टर्म्स पूछ लेता है, ठीक है, और याद रख लीजिएगा। जितना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने का कोशिश किया है मैंने यहाँ पर लिख दिया है सब कुछ। तीसरा क्वेश्चन है ये आपके सामने, अब कोशिश कीजिए आप इसका भी सही जवाब हमें कमेंट करके बताएं कि इशू ऑफ इमिग्रेशन, ठीक है, असम में इसका काफ़ी ज़्यादा है ना, और या हर दिन आपको न्यूज़ में सुनाई देता होगा ये इमिग्रेशन इशू। तो इशू ऑफ इमिग्रेशन मैनेजमेंट इन असम इज क्लोजली कनेक्टेड विथ विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन गवर्निंग द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो असम का इमिग्रेशन मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो संविधान के कौन से प्रोविजन के हिसाब से है। सीधा सीधा अगर मैं बताऊं तो ये आपको ये पूछ रहा है कि सिटीजनशिप के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये आपको सीधा सीधा सिटीजनशिप के बारे में पूछ रहा है। अब आपको ये बताना है कि भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल से लेकर कौन सा आर्टिकल तक सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आर्टिकल 12 एंड 13, ऑप्शन बी आर्टिकल 14 एंड 18, आर्टिकल 5 to 11 या फिर आर्टिकल 19 to 22। तो क्या होगा इसका सही जवाब, आप बताइए हमें। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन 5 to 11, यानी कि ऑप्शन सी 5 to 11। अब अगर भारत के संविधान को अगर हम देखें तो भारत के संविधान में पार्ट, अलग अलग पार्ट्स है, 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, उनमें से पहला जो पार्ट है वो क्या कहता है, पार्ट 1 वो कहता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, जहां पर 4 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक पार्ट 1 में आता है, जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अब अगर पार्ट 2 देखें भारत का संविधान का, तो वहीं पर क्या बताया गया है कि ये जो यूनियन या टेरिटरी जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका नाम क्या है, इंडिया दैट इज भारत, यहाँ पर कौन लोग रहते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, सिटीजन कहेंगे, वो पार्ट 2 में लिखा गया है। कहां से कहां तक, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक लिखा गया है, जिस पार्ट का नाम ही है क्या, सिटीजनशिप। ठीक है, तो आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अगर सारे आर्टिकल को आप पढ़ के देखो, ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देगा कि आर्टिकल 5 कहता है कि जो भी व्यक्ति जब भारत का संविधान कमेंस हो रहा था तो उस समय भारत में जो भी व्यक्ति था वो सब भारत का सिटीजन है, ये बता रहा था। आर्टिकल 6 ऐसे बता रहा होता है कि अगर कोई व्यक्ति पार्टीशन के दौरान या पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से माइग्रेट करके आया है तो उसको भी हम क्या करेंगे, सिटीजन कहेंगे, ये भी बताया गया है। और आर्टिकल 7 ऐसे भी कहता है कि पार्टीशन के दौरान कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया था लेकिन बाद में फिर से वापस आ गया तो उसको भी हम क्या कहेंगे, सिटीजन कहेंगे। तो ऐसे आर्टिकल जो 8 है वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। तो ऐसे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक अलग अलग आर्टिकल्स है जो सिटीजनशिप के ऊपर डील करता है ना। माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान के बारे में भी बात करता है या फिर राइट्स ऑफ सिटीजनशिप के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक, अब यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आर्टिकल 11, ठीक है, उसको समझते हैं पहले। तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 तक किसको हम सिटीजन कहेंगे एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस समय हम संविधान को एडॉप्ट कर रहे थे, एनफोर्स कर रहे थे, उस समय हम किसको सिटीजन कहेंगे, यहां से यहां तक बताया गया है। और आर्टिकल 9 और 10 अगर हम बात करें तो आर्टिकल 9 और 10 क्या बात करते हैं कि किसका सिटीजनशिप कैसे लॉस हो सकता है, किसका सिटीजनशिप कैसे लॉस हो सकता है, ये
आर्टिकल 9 और 10 में बताया गया है। 9 कहता है कि अगर आप भारत के सिटीजन हो और आप भारत के सिटीजन रहते वक्त भी आपने किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप ले लिया तो आपका भारत का सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 9 ये कहता है, ठीक है, यानी कि लॉस के बारे में बात करता है। अब इन दोनों में से भी इंपॉर्टेंटली आर्टिकल 11 क्या कहता है, देखिए, संविधान जिस समय एनफोर्स किया गया था उस समय क्या कौन होगा सिटीजन वो तो बताया गया, लेकिन उसके बाद कौन बनेगा सिटीजन या सिटीजनशिप के ऊपर अगर किसी भी तरीके का लॉ बनाना है तो कौन बना सकता है, ये आर्टिकल 11 कहता है। कौन बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 11 अल्टीमेटली किसको पावर दे रहा है सिटीजनशिप के ऊपर लॉ बनाने का, आर्टिकल 11 अल्टीमेटली पावर दे रहा है पार्लियामेंट को कि ये सिटीजनशिप के ऊपर लॉ बना सकता है। तो पार्लियामेंट को पावर मिल गया तो पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया। कौन सा लॉ, सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है, 1955, ठीक है, जहां पर अलग अलग प्रोविजन डाले किस तरीके का कि किसको हम सिटीजन कहेंगे, किसका सिटीजनशिप कैसे लॉस हो सकता है, किसको कैसे सिटीजनशिप मिलेगा, ये सब प्रोविजन पार्लियामेंट ने लॉ बनाकर बनाया, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। और असम के लिए तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सिटीजनशिप एक्ट में बार बार अमेंड किया गया है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कहते हैं हम। और रिसेंटली जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है रिसेंट, वो आपके लिए एग्जाम के लिए जरूरी हो जा सकता है। वाई इंपॉर्टेंट फ्रॉम आसाम पर्सपेक्टिव दिस आर्टिकल्स, क्योंकि असम में बहुत सारे डिबेट है जैसे एनआरसी, इलीगल इमिग्रेशन का डिबेट, सिटीजनशिप का, या फिर असम एक अल्टीमेटली कनेक्टेड विद द कौन सा लॉ, सिटीजनशिप लॉ, ठीक है, जिसके बारे में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक बात किया गया है। तो देखिए हमने ये क्वेश्चन को काफी अच्छे से देख भी लिया। किसी तरीके का डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, सिटीजनशिप के ऊपर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। हाँ, मैंने क्वेश्चन को स्टेटमेंट बेस्ड बनाया है ताकि आपको मैं पूरा चीज अच्छे से समझा सकूं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन ध्यान से सुनिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो विथ रेफरेंस टू द टर्म्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ठीक है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो भारत के संविधान में जो सोशलिस्ट या फिर ये जो सेक्युलर वर्ड है इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स है। ये जो दोनों टर्म है वर पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्रीएम्बल एडॉप्टेड इन 1949। 26 नवंबर 1949 को हमने जो प्रीएम्बल एडॉप्ट किया था उस प्रीएम्बल में ये दोनों शब्द थे, ऐसे बताया गया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, दे वर इंसर्टेड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो ये दूसरा स्टेटमेंट कहता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने इसको ऐड किया है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है क्या, सेकुलरिज्म हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेक्युलरिज्म को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर बताया है, ये भी कह रहा है। और स्टेटमेंट 4 क्या कह रहा है कि द इंडियन सेकुलरिज्म फॉलोज द स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन एज प्रिस्क्राइब्ड इन द यूएस स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स। तो 4 स्टेटमेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिए, समय लेकर पढ़ लीजिए और बताइए कि क्या होगा, कि तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे इनमें से, ठीक है। सोशलिस्ट और सेक्युलर दोनों वर्ड से रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो 4 ऑप्शन है, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 3 and 4 ओनली, और 2, 3 and 4 ओनली। क्या होगा इसका सही जवाब? तो आप पॉज करके भी इसको सब अच्छे से पढ़ के कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं सवाल इसका जवाब देता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि ओरिजिनल प्रीएम्बल में ये 2 शब्द नहीं थे। ओरिजिनल प्रीएम्बल में बस क्या लिखा गया था, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोल के लिखा गया था ऊपर। बाद में बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ये 2 शब्द भी ऐड किया गया, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या बन जाता है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक बन जाता है, ठीक है। अब सेकुलरिज्म हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, सेकुलरिज्म को सुप्रीम कोर्ट ने कब, केशवानंद भारती केस 1973, ये एक लैंडबर्ग जजमेंट है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, एक डॉक्ट्रिन पब्लिश किया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब कहता है कि देखो भारत का संविधान, आप मान के चलते हैं एग्जाम्पल के साथ कि संविधान क्या है, एक बिल्डिंग है और
सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि ये बिल्डिंग को खड़ा रहने के लिए कोई नींव की जरूरत होगी, है ना, खंबा चाहिए, तो ये बिल्डिंग का खंबा है क्या, ये बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बेसिक ऐसे समझाता है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर टूट गया तो संविधान भी टूट जाएगा। तो उन्होंने एक डॉक्ट्रिन पब्लिश किया था। डॉक्ट्रिन किस तरीके का था? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं कि क्या संविधान में बदलाव कर सकते हैं? हाँ, हम संविधान में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। ऐसा एक डॉक्ट्रिन पब्लिश किया था सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में, ठीक है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म को भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाया था, ठीक है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है बताया था। इसके साथ साथ और भी शब्द जैसे डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, ये सारे टर्म्स को भी बेसिक स्ट्रक्चर बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। बेसिक स्ट्रक्चर है बताया है, इसका मतलब क्या है कि आप इसको कभी भी अमेंड नहीं कर सकते, यानी कि बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग है। जहां पर वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या होता है कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड स्टेट, तो वहां पर स्टेट अलग है और रिलीजन अलग है। लेकिन अगर हम इंडियन मॉडल देखें तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक स्टेट भी है और इस स्टेट के अंदर कई सारे रिलीजन भी है। और ये जो स्टेट है, ये स्टेट क्या करता है, हर रिलीजन से एक इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, ठीक है। यहां पर क्या बताया जाता है कि स्टेट में इंटरवीन फॉर सोशल रिफॉर्म्स, कभी कभी स्टेट जो है वो रिलीजन पर इंटरवीन भी कर सकता है सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए। एंड स्टेट कैन सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेशन किए बिना, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन किए बिना सबको वो सपोर्ट भी कर सकता है। तो यहां पर क्या है, स्टेट भी है और स्टेट के साथ साथ इस स्टेट में कई सारे रिलीजन भी है, लेकिन हर रिलीजन से क्या करना होगा, स्टेट को एक प्रिंसिपल डिस्टेंस फॉलो करना होता है। दिस इज द इंडियन ब्रांड ऑफ सेकुलरिज्म। यहां पर स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता है। द स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, इट हैव टू मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द रिलीजन्स। एंड हम इस इंडियन ब्रांड ऑफ सेकुलरिज्म को हम संस्कृत वर्ड से भी समझ सकते हैं, क्या बोल के, सर्वधर्म संभव बोल के। हेंस स्टेटमेंट 2 and 3 ओनली आर करेक्ट, 1 और 4 स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये बिम्स्टेक सेक्टर्स एंड लीड कंट्रीज, तो ये बिम्स्टेक सेक्टर भी रिसेंटली न्यूज में था, ठीक है। तो सवाल बन सकता है यहाँ से, इसको भी अच्छे से देख लीजिए। सेक्टर जैसे 4 सेक्टर है और कुछ लीड कंट्रीज के नाम है। अब इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है आपको बताना है, ठीक है। सिक्योरिटी इंडिया, कनेक्टिविटी थाईलैंड, एनवायरनमेंट भूटान, एग्रीकल्चर एंड सिक्योरिटी नेपाल। तो कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैचिंग है यहाँ पर, 1, 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1, 2, 3 and 4, या फिर 2 and 4 ओनली? क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? तो बिम्स्टेक कंट्रीज अगर आपके पूछो मुझे, तो बिम्स्टेक कंट्रीज कौन से हैं, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, ये अलग अलग बिम्स्टेक कंट्रीज हैं, ठीक है। अब ये कौन सा कंट्री क्या चीज को लीड करता है, लीडिंग सेक्टर क्या है बिम्स्टेक सेक्टर में से, वो क्या होगा सही जवाब, आप हमें कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब होता है ये 1, 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 4 जो है वो सही नहीं है, यानी कि एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी नेपाल में नहीं है, ठीक है, ये नेपाल लीड नहीं करता। ये बिम्स्टेक कंसिस्ट ऑफ 7 बे ऑफ बंगाल कंट्रीज, जो बे ऑफ बंगाल के कुछ कंट्रीज, ठीक है, यहाँ के जो बे ऑफ बंगाल में जो कंट्री है 7 कंट्री, क्या क्या, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक। अब इनका लीड सेक्टर अगर देखें तो कौन सा क्या चीज में लीड करता है, बांग्लादेश जो है वो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट या डेवलपमेंट में, ठीक है। भूटान एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर भूटान ऑप्शन था, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज भूटान का नाम आ गया तो ये याद रखना आप, ठीक। इंडिया क्या चीज में, सिक्योरिटी में, इंडिया सिक्योरिटी में, ठीक है। देन म्यांमार एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी में, यहाँ पर क्या बताया गया था, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी नेपाल दिया गया था, नेपाल ये गलत है, ये क्या होगा, म्यांमार होगा, बाकी सब कुछ सही है। श्रीलंका साइंस टेक्नोलॉजी एंड थाईलैंड कनेक्टिविटी के लिए। तो
ये बिम्स्टेक कंट्रीज एंड इनके जो लीड सेक्टर्स हैं वो अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि एटलीस्ट ना इंडिया के आमने सामने जो भी कंट्रीज हैं उनके बारे में हमें देख लेना चाहिए, सवाल बन जाता है यूजुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अब ये टर्म भी आप न्यूज में आपको मिलेगा, ठीक है, करंट अफेयर्स में आप अगर आपने देखा होगा तो। अब रेगुलेटरी टी सेल्स विच इज रिसेंटली सीन इन न्यूज इन कनेक्शन विद द नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, इन मेडिसिन 2025, परफॉर्म्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो ये जो रेगुलेटरी टी सेल है ये क्या काम करता है, जिसको रिसेंटली क्या मिला था, ये नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन भी मिला था। जैसे 4 ऑप्शन है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द पैथोजन, डिस्ट्रॉय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स डायरेक्टली, सप्रेस एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स एंड प्रिवेंट ऑटोमेटिक डिजीज, एंड कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। क्या करता है ये रेगुलेटरी टी सेल, ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब, कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, यानी कि ये क्या करता है, ये सप्रेस द एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्सेस एंड प्रिवेंट ऑटोमेटिक डिजीजेज। तो ये जो रेगुलेटरी टी सेल या फिर हम जो ट्रेग्स भी कहते हैं, आर स्पेशल टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट, ठीक है, टी लिम्फोसाइट के ही एक स्पेशल टाइप है। दे फंक्शन लाइक द पुलिस सेल्स ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी का पुलिस समझ लो आप। इनका काम क्या होता है, प्रिवेंट क्या इम्यून ओवर रिएक्शन, अगर आपका इम्यून जो है ओवर रिएक्शन की तरह काम करे तो ये पुलिस क्या करेगा, मदद करेगा। स्टॉप अटैक ऑन बॉडीज ओन टिश्यू, ठीक है, एंड मेंटेन द इम्यून बैलेंस। अब अगर ट्रेग्स नहीं होगा तो ऑटो इम्यून डिजीज में डेवलप, या फिर इम्यून सिस्टम अटैक्स हेल्दी ऑर्गन्स। आपका इम्यून अगर खराब रहेगा तो हेल्दी ऑर्गन आपका डैमेज हो सकता है। अगर आपके शरीर में ये ट्रेग्स रहेंगे तो ये अलग अलग चीजें बैलेंस होती है। अब व्हाइट ब्लड सेल में पाया जाता है ये लिम्फोसाइट्स, ठीक है, इसके 5 प्रक्रिया होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स। अब ये लिम्फोसाइट्स भी 2 तरीके के होते हैं, 2 मेजर कैटेगरी होते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो इसके 2 कैटेगरी होते हैं, बी और टी सेल्स। बी जो कि क्या, विच प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। और टी जो सेल है ये सेल मेडिएट इम्यूनिटी को बैलेंस करता है। अब इसके भी अलग अलग टाइप हैं टी सेल्स के भी, जैसे हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल या रेगुलेटरी टी सेल। यही रेगुलेटरी टी सेल से रिलेटेड सवाल पूछा गया था, जिसको ट्रेग्स भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि पुलिस हम कह सकते हैं इम्यून सिस्टम का। तो इतना ज्यादा याद ना भी रहे, लेकिन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ये करंट अफेयर्स में ये रेगुलेटरी टी सेल कई बार दिखाई दे रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इकोनॉमिक्स का एक सवाल है, इसका जवाब दीजिए, ठीक है। द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिसेंटली डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेट फाइनेंस प्राइमरीली इवैल्यूएट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या चीज, मैंने पिछले वीडियो में भी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स से रिलेटेड एक सवाल बनाया था, 1 लाइनर। अब दूसरा सवाल भी है ये, ठीक है। ये क्या करता है, डेब्ट सस्टेनेबिलिटी, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट, ये कौन से सेक्टर को इवैल्यूएट करता है चारों में से। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 and 2 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली, 1, 2, 3 and 4, या फिर 2 and 3 ओनली। क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, कमेंट करके बताइए जल्दी से। इसका सही जवाब होता है 1, 2, 3 and 4 चारों, ठीक है। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स इज ए कंपोजिट इंडिकेटर डिजाइन टू एक्सेस द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ स्टेट, कि एक स्टेट का फाइनेंशियल कंडीशन किस तरीके का है उसको देखने के लिए, जो कि क्या क्या इवैल्यूएट करता है, डेब्ट सस्टेनेबिलिटी को, वेदर द स्टेट कैन रिपे इट्स डेब्ट विदाउट क्रिएटिंग फिस्कल स्ट्रेस, कि कोई फिस्कल स्ट्रेस क्रिएट किए बिना कोई स्टेट जो है वो डेब्ट रिपे कर पाएगा या नहीं। जैसे कि इंडिकेटर, इसके लिए ये चेक करने के लिए क्या इंडिकेटर को देखा जाता है, डेब्ट टू GSDP, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन रेशियो एंड इंटरेस्ट पेमेंट, ये देखता है। देन रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, इट मेजर्स द स्टेट्स एबिलिटी टू जनरेट इनकम, कितना एबिलिटी है इसका इनकम करने के लिए, और इसके लिए सोर्सेस क्या, जैसे कि GST, स्टेट एक्साइज, स्टैम्प ड्यूटी, मोटर व्हीकल टैक्स एटसेट्रा, ये सब सोर्सेस से पता करता है, ठीक है, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के बारे में। देन क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर,
जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है कि नहीं, यानी कि रोड, स्कूल, इरिगेशन प्रोजेक्ट वगैरह ना, बिल्डिंग्स वगैरह बन रहे हैं कि नहीं, वो देखा जाता है। और पोर एक्सपेंडिचर, जैसे कि सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा देना या हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा करना, ये भी तो एक्सपेंडिचर ही है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। लेकिन किस तरीके का, इट्स एन हम कह सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और तो यहाँ पर क्या बताया गया था कि क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर भी देखा जाता है, यस, ये इसको भी इवेल्युएट करता है। एंड फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट, फिस्कल डेफिसिट है या नहीं, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है समझते हैं। देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर, आपने जितना खर्चा किया उनमें से आपने जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ये आपका बोरोइंग है और ये आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया बोरोइंग, ये बोरोइंग, और ये हो गया एक्सपेंडिचर। आपको ना अलग अलग टैक्स से 100 रुपया मिला और आपने क्या किया, अगली बार आपने 150 रुपया खर्चा किया। 100 रुपया मिला था, आपने 150 रुपया खर्चा किया, तो बाकी का 50 रुपया आपने क्या किया, कहीं से बोरोइंग की, आपने कहीं से उठाया, कहीं से उधार ली, ठीक है। तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर के बाद टोटल रेवेन्यू जब माइनस करते हैं और जो बचा हुआ पैसा रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ये और ये बोरोइंग और ये रेवेन्यू, रिसीट और ये एक्सपेंडिचर। अब रिसीट और एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद जो भी बचता है, ये हो गया फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट। तो ए लोअर डेफिसिट जनरली इंडिकेट्स बेटर फिस्कल डिसिप्लिन। डेफिसिट जितना कम होता है उतना ही अच्छा फिस्कल डिसिप्लिन दिखाई देता है। तो ऑल दीज आर इवेल्युएटेड ड्यूरिंग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसके बारे में अच्छे से देख लीजिएगा और इसके जरिए हम लोगों ने फिस्कल डेफिसिट भी समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कार्बन क्रेडिट, ये भी काफी ज्यादा चर्चे में है, ठीक है। कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है कि 1 कार्बन क्रेडिट जनरली रिप्रेजेंट्स 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू रिड्यूस द और रिमूव। तो हमारे एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो जो 1 कार्बन क्रेडिट अगर हम कहें तो कितना होता है, 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट रिड्यूस्ड, मतलब 1 कार्बन क्रेडिट मतलब आपने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया, ये स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट्स कैन बी ट्रेडेड इन कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट में इसको हम ट्रेड, खरीद व्यापार कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस्ड द मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म फॉर एमिशन रिडक्शन। क्योटो प्रोटोकॉल ने मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया था। 3 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड, कमेंट करके सही जवाब बताइए कि स्टेटमेंट 1 और 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या फिर 1, 2 एंड 3 ओनली, क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, यानी कि सारे 1, 2 एंड 3। तो कार्बन क्रेडिट क्या है, कार्बन क्रेडिट इज अ सर्टिफिकेट रिप्रेजेंटिंग 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट इमिशन रिडक्शन या अवॉइडेड और रिमूव्ड। आपने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया या फिर रिमूव किया या अवॉइड किया, उतना होता है क्या 1 कार्बन क्रेडिट का मतलब। क्यों कार्बन क्रेडिट, क्योंकि कंट्रीज एंड कंपनीज यूज देम। ये जो कार्बन क्रेडिट है, अलग अलग देश या अलग अलग कंपनी जो है वो इस्तेमाल करते हैं इसको ऑफसेट एमिशन, टू मीट क्लाइमेट टारगेट, या फिर टू प्रोमोट द ग्रीन इन्वेस्टमेंट। कार्बन मार्केट क्या है, तो कार्बन क्रेडिट्स कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड इन कार्बन मार्केट। एग्जाम्पल, ए कंपनी एमिटिंग एक्सेस कार्बन कैन परचेज कार्बन क्रेडिट फ्रॉम कंपनी रिड्यूसिंग। अगर कंपनी अगर ज्यादा एमिशन कर रही है तो वो क्या कर सकता है, कार्बन क्रेडिट को खरीद करके एमिशन को कंपेंसेट कर सकता है। क्योटो प्रोटोकॉल मैकेनिज्म अगर देखें तो यहाँ पर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में मेंशन किया गया है, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन एंड एमिशन ट्रेडिंग पर यहाँ पर बात किया गया है। दिस बिकेम द इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल कार्बन मार्केट। तो दुनिया भर में ये आज के दिन में कार्बन क्रेडिट या कार्बन टैक्स, ये दोनों टर्म आपको दिखाई दे रहे होंगे करंट अफेयर्स में। दोनों टर्म को एक बार देख लीजिए। कार्बन क्रेडिट जो होता है वो ट्रेडेबल परमिट होता है, लेकिन कार्बन टैक्स बोले तो ये एक गवर्नमेंट टैक्स है। कार्बन क्रेडिट विच इज अ मार्केट बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एंड कार्बन टैक्स इज अ फिस्कल मेजर, सरकार की तरफ से कोई एक इनिशिएटिव है, ठीक है, फिस्कल मेजर है ये कार्बन टैक्स। तो ये कार्बन क्रेडिट या कार्बन टैक्स, ये सब टर्म्स काफी ज्यादा चर्चे में है।
तो ये टर्म्स से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से स्टेटमेंट बेस्ड कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR. It was adopted by UNGA, United Nations General Assembly, in 1948. It is a legally binding on all the countries. It laid the foundation of modern international human rights law. तो ये मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ का फाउंडेशन भी बनाता है, ये सारे कंट्रीज के लिए बाइंडिंग है। ठीक है, ऐसे बताया जा रहा है कि तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, या फिर 1, 2 and 3 ओनली। क्या होगा इसका सही जवाब, कमेंट करके जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, देखिए 1 and 3 ओनली। ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, यहाँ से आपको देख के पता चलना चाहिए। ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, कब बनाया गया था? इट वॉज एडॉप्टेड ऑन 10 December 1948 बाय द UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक, इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। It is a declaration, however, many later treatises made it principles legally enforceable. इनके कई सारे जो प्रिंसिपल है बाद में लीगली एनफोर्सेबल बनाया जाता है, लेकिन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट दैट इज UDHR, यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इट्स नॉट लीगली बाइंडिंग। ठीक है, ये जो हमने कहा कुछ लीगली एनफोर्सेबल प्रिंसिपल है, जैसे ICCPR या फिर ICESCR, ये कुछ इंपॉर्टेंट ये इसके UDHR के बाइंडिंग या प्रिंसिपल है। UDHR is concerned with the foundation of the international human rights law like the National Constitution, Human Rights Convention या फिर रीजनल ह्यूमन राइट्स सिस्टम। ये अलग अलग चीज़ें यहाँ से इंस्पायर होती हैं। तो ये UDHR ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ठीक है, चलते हैं आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये जो प्रियम्बल है भारत का संविधान का, ये क्या ये संविधान का ही पार्ट है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केस फाइनली एस्टैब्लिश द प्रियम्बल एज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कौन से सुप्रीम कोर्ट के केस में बताया जाता है कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का पार्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग केसेस हुए थे पहले, कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं है, कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इंटीग्रल पार्ट है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? बेरुबारी यूनियन केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस या फिर मिनर्वा मिल केस। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होता है केशवानंद भारती केस। ठीक है, जब बेरुबारी यूनियन केस यानी कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट में सवाल खड़ा हुआ किस तरीके का कि क्या प्रियम्बल संविधान का पार्ट है या नहीं, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि नहीं, प्रियम्बल तो संविधान का पार्ट नहीं है, ऐसे बताता है। बाद में इन 1973 इन द केशवानंद भारती केस KBC, सुप्रीम कोर्ट रिवर्स द अर्लियर व्यू एंड हेल्ड। पहले क्या बताया था? पहले बताया था कि प्रियम्बल इसका हिस्सा नहीं, पार्ट नहीं है। अब कह रहा है कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, मतलब अपना ही जजमेंट को उन्होंने अपग्रेड कर दिया। एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। संविधान को अगर इंटरप्रेट करना है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, विच रिफ्लेक्ट्स द फिलोसॉफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने अगर प्रियम्बल अगर अच्छे से समझ लिया है तो पूरा का पूरा संविधान आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये तीसरा केस भी आपको याद रखना है प्रियम्बल से रिलेटेड, दैट इज LIC ऑफ इंडिया केस 1995, जहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि प्रियम्बल इज नॉट जस्ट पार्ट बट इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तीन जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट याद रखना है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का पार्ट है या नहीं। तीन जजमेंट क्या क्या? बेरुबारी यूनियन केस 1960 जहां पर प्रियम्बल पार्ट नहीं है बताया था। देन केशवानंद भारती केस पहली बार प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है बताया था। और ये LIC ऑफ इंडिया केस यहाँ पर क्या बताया है कि पार्ट ही नहीं बल्कि ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, यहां पर बताया गया है। ठीक है, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और हाँ, अंतिम में मैंने आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका सही जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो क्या है सवाल? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर। ठीक है,
इट फोकसेस इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज रिलेशन विथ इमीडिएट नेबर्स। दूसरा, फॉलोइंग द उरी अटैक 2026 इंडिया इंक्रीजिंगली एम्फसाइज द बिम्स्टेक या फिर SASEC वाइल सार्क बिकेम लेस एक्टिव। उरी अटैक के बाद सार्क को ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, बिम्स्टेक जैसे अलग अलग संस्था को भारत ज्यादा फोकस कर रहा है, ये बता रहा है दूसरा स्टेटमेंट। द सार्क द इन्विटेशन ऑफ सार्क लीडर्स to the Prime Minister swearing in ceremony in 2024 is considered as a symbolic beginning of this policy। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे पर, या उनका बर्थडे नहीं, स्वेरिंग इन सेरेमनी पर जो इनविटेशन दिया गया था, ठीक है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या सिंबॉलिक बिगिनिंग कह सकते हैं, ये सब बताया जा रहा है, ठीक है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और ये थे 10 क्वेश्चन आज, और नेक्स्ट डे 7 पे हम और भी 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन आप इस होमवर्क क्वेश्चन का सही जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने एस्पिरेंट दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कई इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय बाय।